Yeah, hello everyone. So welcome to the fourth episode of Relearn. आज हम लोगों के साथ है विनय गर्ग, जो मेरे आईटी कानपुर के अलमनाई भी हैं और दोस्त भी हैं मेरे काफी अच्छे। इवन दो वी वर स्टडिंग इन एलन टुगेदर, हम सेम टाइम पे एलन में भी थे। एंड राइट नाउ विनय इज वर्किंग एज ए इनोवेशन लीड इन अटल इनोवेशन मिशन, एंड लास्ट ही वाज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप जानते हो तो ये नीति आयोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है उनके अंडर में ही है। एंड विनय इज डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क इन स्टार्टअप एरिया सिंस ही लेफ्ट द कॉलेज, एंड काफी सारे इन्होंने मास्टर क्लास वगैरह करवाए हैं आईआईटी एंड आईएम वाले लोगों के लिए। सो काफी एक्टिव मेंबर रहे ये आईआईटी अलमनाई एसोसिएशन वगैरह के भी। एंड सो ओवर टू यू विनय, एंड वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर जर्नी। आपने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे नीति आयोग के लिए काम करने के लिए, आप कैसे पहुंचे व्हेन यू वर वर्किंग एज अ टेक्नोलॉजिस्ट? या Yeah, hi. So, hello, good morning. Thank you, Kamal, for having me here. So, I'd like to maybe start with मेरा जो पुराना बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री। मैं राजस्थान में जयपुर के पास में एक कस्बा है दूदू नाम से, वहाँ से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग वही हुई है ज़्यादातर। उसके बाद में मैंने एक साल के लिए मैं कोटा गया था कुछ समय तैयारी करने के लिए। उस वक्त पे मैंने AIEEE की तैयारी की थी, पर आई वॉज लकी, आई वॉज एबल टू गेट थ्रू IIT एग्जाम। एंड उसके बाद में IIT कानपुर में मैं पहुंचा सन 2009 में। मैंने मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग वाला कोर्स लिया था। मुझे उस वक्त में उस कोर्स के बारे में इतना नहीं पता था कि वो क्या भला है। मैथमेटिक्स स्कूल लेवल तक तो पसंद आती थी, वहां पहुंचा तो मैथमेटिक्स का रूप बदल चुका था। पर धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों की मदद से, प्रोफेसर्स की मदद से और थोड़ा सा हार्ड वर्क से आई ट्राई टू पिक अप। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था तो वहां पर थोड़ा सा चैलेंज वहां पर भी रहा था, पर अगेन लॉट ऑफ फ्रेंड्स हेल्प मी एंड उसकी वजह से मैं और आगे बढ़ पाया। तो उसके बाद में 2014 में मैंने अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद में मेरी पहली जॉब TCS में एज ए बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया बैंगलोर में। वहां पर मैंने रिसर्च वाली सेल ज्वाइन की, जो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव था। कुछ टाइम के लिए मैंने वहां पर ये सारी टेक्नोलॉजीज जो R, पाइथन, एक्सेल इन सब पर काम किया और उसके बाद में बहुत ही कम समय मैं वहां पर रहा, 9 या 10 महीने, पर वो बहुत ही इम्पैक्टफुल पीरियड था मेरे लिए। मैं काफी लर्निंग कर, काफी स्टीप था। उसके बाद में मैं एक अपने IIT कानपुर के कुछ लोगों के द्वारा एक स्टार्टअप किया गया था ओपिनियो नाम से। तो मैं उस स्टार्टअप का हिस्सा बना जिसमें हम फूड टेक पर काम कर रहे थे। इवेंचुअली हमने लगभग $7.3 मिलियन की फंडिंग उठाई थी एक्सेल पार्टनर्स से। और मैं मतलब शुरुआत के 10 एम्प्लॉयज में था और मैंने वो पूरा ग्रोथ देखा था वहाँ, जहाँ 10 से 400 एम्प्लॉयज बन गए थे। और उस दौरान मतलब मैं बहुत सारे रोल्स मैंने निभाए। मतलब शुरुआत से लाइक आई डिड द फर्स्ट डिलीवरी कंपनी के लिए, और वहां से लेके लाइक एनालिटिक्स करना कि रोज 5,000 7,000 डिलीवरीज हो रहे थे। तो वो सारा, वो भी एक जर्नी काफी एंथुसियास्टिक था। उसके बाद में फिर लगभग 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया, पर फिर उसके बाद में मैं कुछ दूसरे स्टार्टअप की और मूव किया था। वहाँ पर हमने 9-10 महीने काम किया। वो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था जिसमें हम क्लाउड स्टोरेज पर काम कर रहे थे, पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, जो हमारा गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड होता है। परंतु उसमें इतना सक्सेस नहीं मिला, हमारा बिजनेस मार्केट फिट इतना सही नहीं था। तो फिर हम मूव ऑन किए। मैंने कुछ समय के लिए जॉब की एज ए डेटा साइंटिस्ट अगेन, जो मेरा हमेशा से बैकग्राउंड रहा है। हर जगह पर इवेंचुअली मैं वहीं पर जाकर सेटल हुआ, एटलीस्ट शुरुआत के दौर में, और वो मेरे लिए लर्निंग पीरियड अच्छा था। डेटा को समझ पाना और डेटा को फिर रियल लाइफ से कनेक्ट करना भी होता है। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा एक डाइवर्जन लिया, क्योंकि मेरा हमेशा से ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल जो हमारे इश्यूज हैं समाज में, सोसाइटी में, उस पर काम करने का मन रहता था। तो नेचुरल डिग्रेडेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया था जो मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ पर बहुत अभी वर्क करने की जरूरत है। तो उसके लिए फिर मैंने एक बैंगलोर में भूमि कॉलेज नाम से एक संस्था है, उसमें मैंने सस्टेनेबिलिटी का एक 9 महीने का फेलोशिप किया। वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स था मेरा ऑन ग्राउंड। हमने फील्ड्स विजिट किए, लोगों से मिले,
जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं, हर एक चीज को लेके, सॉइल, वाटर, एयर, फार्मिंग, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ये कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल, सोसाइटी और बिजनेस लेवल पर। तो उन चीजों पर काम किया। उसके बाद में ये सब कुछ करने के बाद में, जैसा कमल ने बताया, मैं अभी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग में, यहाँ पर मैं कैसे पहुंचा उसके बारे में मैं आगे और बताऊं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहा। परंतु अटल इनोवेशन मिशन में अभी हम एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उस अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंडर में 5 अलग अलग इनिशिएटिव है। हमारा जो उद्देश्य है, जो मैंडेट है, वो है टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो उसको करने के लिए 5 अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। इन प्रोग्राम्स का मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो फर्स्ट इज द AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, NGOs में यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स को गवर्नमेंट फंड करती है और उसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया। और देयर आर few other programs like ATL, Atal Tinkering Lab, ACIC, Atal Community Innovation Centers, अनीक, अराइव। सो अलग अलग लेवल के प्रोग्राम्स हैं, बट इनके बारे में हम आगे और बात। Okay, so Vinay, as I can see, most of your life was around data. Data science के around आपकी maximum life रही initially like 5-6 years, and then you pivoted to नीति आयोग. Why did you do that? क्यों एकदम से ये पिवट लिया, डाइवर्जन लिया आप? राइट, मतलब ऐसा कोई सडन मूव नहीं था, ये ऐसा एकदम सडन ट्रांसफर नहीं था। इट वाज अ वेरी स्लो स्टडी प्रोसेस। और मेरे को लगता है कि डेटा साइंस एक अच्छा स्किल है। डेटा एनालिटिक्स कर पाना वो बहुत ही एसेंशियल है, बेस है। वो मुझे एक थिंकिंग प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर मैं सोच सकता हूँ। लेकिन उसके ऊपर अगर हम बढ़ना है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि हमें जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस पर मेरे को काम करना चाहिए। तो देन दैट्स व्हाई मतलब आई हैव काइंड ऑफ गॉटन इनटू दिस। बट ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह निकल चुका हूँ डेटा साइंस से। मतलब अभी भी मेरा इंटरेस्ट रहता है, जो भी ऑन गोइंग अभी रिसर्च एरियाज और नए एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन आ रहे हैं डेटा साइंस रिलेटेड, तो उन सब पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अप टू डेट। ओके विनय, आपने ये तो बताया आप अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में काम कर रहे हैं, नीति आयोग के लिए आप काम कर रहे हैं। थोड़ा अपने रोल के बारे में और डिटेल में आप बता सकते हैं एग्जैक्टली किस तरह का रोल रहता है और ऐसा आप क्या करते हैं जिससे आप प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, एंड डेफिनेटली इट लीड्स टू जॉब्स। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा एरिया है जो एंटरप्रेन्योरशिप, MSME इनके थ्रू रिजॉल्व किया जा रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है करने की। So what exactly your role in Atal Innovation Mission? तो एक स्टेप बैक लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन से ऊपर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब द गवर्नमेंट इज देयर व्हाई? द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प द कम्युनिटी, द सोसाइटी, द सिटीज, द इंडिविजुअल पीपल, सिटीजन्स, है ना, उन सभी को साथ में कोऑर्डिनेट करने में, उन सभी के जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में एक मदद कर पाए, मददगार हो पाए, उनको हेल्प कर पाए। सॉल्व गवर्नमेंट नहीं करती है, पर गवर्नमेंट हेल्प करे उनके लिए, वो फैसिलिटेट कर पाए। तो वो एक GOI का रोल है। अब उस रोल को करने के लिए GOI के बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, 50 से ज्यादा हैं, 15 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री अगर आप अपने लाइफ का कोई भी पहलू उठाएंगे उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है। एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, अर्बन अफेयर्स उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, रोड्स उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है। तो ऐसे हमारी लाइफ के जो भी पहलू हो सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, उन सब से रिलेटेड एक मिनिस्ट्रीज। तो इन सब मिनिस्ट्रीज के द्वारा किस तरीके से लोगों का हमारे कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज को हम बढ़ा पाए। और एक जैसा आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसको कैसे हम प्रमोट कर पाए। तो बहुत ही लंबे समय तक हमारा देश आज़ाद हुआ, 70 साल से ज़्यादा हो गए। तो बहुत ही लंबे समय तक ये माइंडसेट रहा है हमारे देश में कि भाई जॉब दे दे। या तो पहले गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज था हमसे 10 साल 15 साल पहले, पर अभी जैसे कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन और ज़्यादा हो गई है, तो गवर्नमेंट जॉब पे इतना नहीं हो पा रहा है। तो लोगों का थोड़ा प्राइवेट जॉब्स पर सेटलमेंट का वो हो रहा है। और एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि जॉब्स केवल जॉब सीकिंग इनफ है क्या।
हमारे जैसी बड़ी स्केल की कंट्री में जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और जब भी प्रॉब्लम है तो वो अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसको अगर कोई सॉल्व करने वाला इंसान मिल जाए सही तरीके से, तो वो अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे हम जो जॉब सीकिंग जो एटीट्यूड है उसको किस तरीके से हम एक तरीके से जॉब क्रिएटर या फिर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की तरफ हम वो करें, तो उस पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत समय से काम कर रही है। अभी मेरे ख्याल से शायद आपके लिए आप वो नोटिस करते होंगे कि काफी स्टार्टअप्स रिलेटेड पॉलिसीज एक्टिविटीज इस पर काफी फोकस हो रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेशन सेंटर रिलेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं। तो लाइक फॉर टू गिव एन एग्जांपल, डीएसटी है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी ये प्रमोट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रखे हैं उन्होंने। उन्होंने डायरेक्ट जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कुछ आइडियाज होते हैं उनको फंड करते हैं, ग्रांट्स देते हैं ताकि वो उस पर आगे काम कर पाए। MeitY है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके भी खुद के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनका भी इंक्यूबेशन सेंटर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उनका भी इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। तो हर एक काफी सारे मिनिस्ट्रीज और उनके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करती है कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर वो जॉब क्रिएशन वाला एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड ला पाए। तो अटल इनोवेशन मिशन का भी वही एक तरीके से मैंडेट है। I would argue, a lot of people would not agree inside, but AIM का जो मैंडेट, जो इनिशिएशन हुआ था, that was after स्टार्टअप इंडिया का जो अनाउंसमेंट हुआ था, वो 2016 जनवरी में हुआ था अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद में अटल इनोवेशन मिशन का कॉन्सेप्शन किया गया कि हम 2017 में उसको इनिशियली लॉन्च किया गया। और उस वक्त पे जो थॉट प्रोसेस है जो मुझे समझ में आती है वो ये थी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज सेग्रीगेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ये सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, राइट। तो और सभी का एक तरीके से सेम आइडिया है, तो इंसेप्शन हुआ था। वो करने के लिए जैसा मैंने बताया 5 अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे साथ हैं। इन प्रोग्राम्स में एसेंशियली हमारा रोल रहता है 2 लेवल पर। एक रहता है ऑपरेशनल लेवल पर, दूसरा रहता है प्रमोशन लेवल। तो ऑपरेशनल लेवल पर है, और मेरे को लगता है दोनों ही एसेंशियल है। ऑपरेशनल लेवल पर ऐसा है कि ग्रांट दी जाती है अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस को जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करते हैं। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा स्कूल लेवल। अगर हमें इनोवेशन पर बच्चों को सोच लाना है तो स्कूल लेवल पर उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस कैसे लाना है, क्योंकि यू वेरी वेल नो कि मैकेले एजुकेशन सिस्टम ने किस तरीके से हमारे माइंड्स को एक तरीके से बांध के रखा हुआ है, नॉट एबल टू बी फ्रीली थिंक, राइट। एक एम्प्लॉई माइंडसेट बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन, उन चीजों को लाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स इज देयर। ओवरऑल इंडिया में 7,000 से ज्यादा एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, आई एम सॉरी, और हमारा जो मैंडेट है वो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप करने का है। So almost every district of the country would have at least one अटल टिंकरिंग लैब। और इनको अटल टिंकरिंग लैब्स को, और उसमें से ये भी विल बी हैप्पी टू नो कि 70% से ज्यादा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड अटल टिंकरिंग लैब्स है। तो एक तरीके से ऐसे स्टार्टअप स्टूडेंट्स जो उनको ये फैसिलिटीज वैसे नहीं मिल पाती है। तो एज द अटल टिंकरिंग लैब, द आइडिया इज गवर्नमेंट गिव्स देम द स्कूल्स अ ग्रांट ऑफ 10 से 12 लाख रुपए इनिशियली, और उनको हम उसी के साथ में एक मॉड्यूल भी प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें स्टेम एजुकेशन के प्रमोशन के लिए लैब को कैसे सेटअप किया जा सकता है। तो वो लैब का सेटअप का ग्रांट एंड नो हाउस दिया जाता है, और उसके बाद में स्कूल्स को साथ में हैंड होल्डिंग की जाती है थ्रू आउट कि कैसे आप उन टिंकरिंग लैब्स को रन कर सकते हैं। तो इसके दौरान स्टूडेंट्स के साथ में प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उनको किसी तरीके के इनोवेशन चैलेंजेस, हैकाथॉन्स, इनसे उनको अवगत किया कराया जाता है। तो उसके दौरान फिर बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी जागती है। तो दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंड प्रोग्राम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसका मैं पार्ट हूँ, जिस टीम। उस टीम में हम हमारे कंट्री में 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। और ये 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स, जैसा मैंने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर है, कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेट्स में। सो आई विल गिव एग्जांपल्स आल्सो। यूनिवर्सिटीज एंड कॉर्पोरेट्स, इफ आई से, इज लाइक जयपुर के अंदर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, या फिर JKLU, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बनस्थली है हमारा, राइट। तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इफ आई से इन द कॉर्पोरेट्स, तो 91 स्प्रिंग बोर्ड भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा।
सिमिलरली देयर इज अ ट्रैक स्टेप नाम से एक बॉडी है त्रिची के अंदर, त्रिची और चेन्नई के अंदर, वहां पर है इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। और रिसर्च लैब्स हो गए, तो रिसर्च लैब का अगर मैं एग्जांपल दूंगा, CSIR के बहुत सारे लैब्स होते हैं, वहां पर इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। तो इन अटल इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट अगेन ग्रांट देती है ऑफ अप टू 10 करोड़ रुपीस का इन इंक्यूबेशन सेंटर्स पे। और उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू हम एक तरीके से जो भी वहाँ के नियर बाय पॉपुलेशन है, या इवन फार अवे ऑल्सो वर्चुअली, नाउ तो वर्चुअल वर्ल्ड इज देयर, तो उनको किस तरीके से स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन वगैरह का सपोर्ट किस तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर दे पाए, उस पर काम किया जाता है। इट्स एन इंडिपेंडेंट मॉडल, वी गिव देम ग्रांट, वी एक्सपेक्ट देम टू फंक्शन। वो लोग हमें प्लान सबमिट करते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू फंक्शन एज पर देयर कैपेसिटी, बट वी आल्सो मॉनिटर देम, हैंड होल्ड देम एंड वर्क विद देम। So that's the second program. Okay, now I'll briefly talk about other three programs also. Now I've talked about the school level intervention, college level interventions, right? So there is another program, ACIC also, Atal Community Innovation Center. उसका थोड़ा focus हमारे social problems पे, SDG related problems पे ज़्यादा है, similar to AIC, but SDG focus ज़्यादा है, community level पर innovation को promote करने के लिए ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर दो प्रोग्राम है, अनीक और अराइज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। उसका वो है डायरेक्टली स्टार्टअप्स को ग्रांट दी जाती है। तो हम लोग, हमारी एक टीम है जो मिनिस्ट्रीज, अपने बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ठीक है, इन मिनिस्ट्रीज से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेती है और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को रिफाइन किया जाता है, सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करके एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, सेलेक्ट किया जाता है और उनको ग्रांट दिया जाता है अप टू 1 करोड़। So that's how it works. ये तो हमें हायरार्की तो समझ आया किस तरीके से अटल इनोवेशन मिशन जो है काम कर रहा है इंडिया के अंदर। कैन यू गिव अस ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपने इम्प्लीमेंट किया हो अभी, एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैड? कुछ भी एक छोटा सा चीज जो आप लोगों ने किया हो। यस। So हम, लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, हम लोगों के इंक्यूबेशन सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का एग्जांपल लूंगा, ये बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। वहां पर उनको यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया गया है, फर्स्ट ट्रांच उनका 2 करोड़ रुपीस का ऑलमोस्ट उनके पास है। उसके थ्रू दिस मणिपाल यूनिवर्सिटी इज नियर बाय बगरू एरिया, तो बगरू आप जानते हो, वहां पर टेक्सटाइल इज ऑल्सो वन फोकस। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में ऑलमोस्ट 20 स्टार्टअप्स हैं जिनको इंक्यूबेट किया गया है, जिनको सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे, आई थिंक 2 या 3 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वहीं के स्टूडेंट्स हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है। टू गिव एन एग्जांपल, एक बग बेस करके, इट्स अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, बग बेस स्टार्टअप है जो बग बाउंटीज पर वेबसाइट क्रिएट करता है। 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर इज गेटिंग इंक्यूबेटेड देयर एंड डूइंग हिज स्टार्टअप्स, ट्राइंग टू रेज फंड्स। तो काफी सारे, अब इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो बहुत वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं, लाइक एन IIM बैंगलोर का इंक्यूबेशन सेंटर वर्सेस मे बी JKLU या मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का इंक्यूबेशन सेंटर। बनस्थली विद्यापीठ में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, फुली वुमेन फोकस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है, वुमेन कॉलेज है। वहां पर बहुत सारे, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा वुमेन सेंट्रिक स्टार्टअप्स निकल कर आते हैं, और ये स्टार्टअप्स जो भी सोसाइटी वगैरह में जो इश्यूज होते हैं उन पर काम। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अब मेरा रोल यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर है, टू एंश्योर दैट किस तरीके से मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ टू रिसीव द ग्रांट, बिकॉज आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो कि, आई मीन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, इट्स नॉट वेरी स्मूथ। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन प्लेस, लॉट ऑफ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो, और एक तरीके से डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है, सब्जेक्टिव मैनुअल डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। तो उन चीजों पर काम करना इट्स अ स्लो प्रोसेस। किस तरीके से अगर एक इंक्यूबेशन सेंटर अपने गोल्स को कंप्लीट कर लेता है, तो उनको जो 10 करोड़ में से 2 करोड़ गए हैं, अगले 2 करोड़ जाने हैं, तो वो कैसे उनके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच पाए ताकि वो आगे काम करें। तो मेरा काम उस सेंस में रहता है। लाइक टोटल 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उनमें से इट्स डिवाइडेड अक्रॉस, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थ रीजन। नॉर्थ में जो हमारे स्टेट्स हैं, उसमें जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, तो आई वर्क विद दोज इंक्यूबेशन। सो विनय, एक नंबर, सिंपल से एक नंबर चाहिए कि ऑलमोस्ट जो इंक्यूबेशन सेंटर्स आप हैंडल करते हैं, उन्होंने अब तक कितना जॉब क्रिएशन किया होगा? Yeah, certainly. So
टोटल 68 इंक्यूबेशन सेंटर्स है। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर 2500 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है। ग्रेट। और 2500 स्टार्टअप्स ने मिलके लगभग 8000 जॉब क्रिएशन किया। दैट्स अ रियली गुड नंबर। सो आपने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, यू वर वर्किंग इन द टेक्नोलॉजी फील्ड, एंड एज यू नो कि हम लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फील्ड हो गए या फिर जॉब क्रिएशन वगैरह पे हम लोगों का काफी फोकस रहता है। सो एंड देन यू ज्वाइन जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि किस तरीके से आप, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया में दे गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम राइट अवे, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग, वो प्राइवेट जॉब्स में जाना ही नहीं चाहते, कंपटीशन की तैयारी करने में 4-4, 5-5 इयर्स अपने लगा देते हैं, राइट। एंड जहाँ पे आई वुड से कि टोटल सारी जॉब्स मिला के मैक्सिमम 2% लोग होंगे जो सेलेक्ट होते होंगे, सारी जॉब्स को अगर कंबाइन कर लो, जो लोग टोटल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं ईयर, फिर भी लोग कर रहे हैं। सो एज आई कैन सी इट्स नॉट ए ऑप्टिमम पाथ जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप किस तरीके से बिना किसी कंपटीशन एग्जाम दिए हुए इनिशियली यू टुक ए रियली गुड एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी डोमेन, आपको जो करना था आपने वो अच्छे से किया, एंड अभी भी आप वो कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज का लाइक नीति आयोग के लिए आप काम कर रहे हो, जो काफी लोग करना भी चाहते हैं, पर वो लोग अपनी लाइफ के जो प्राइम टाइम है उसको वेस्ट कर देते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में। तो आपका एग्जैक्ट एडवाइस क्या होगा इन लोगों को? आई गेट इट। हाँ, तो यू आर राइट। मेरे ख्याल से 2% से भी कम होगा शायद जो सिलेक्शन परसेंटेज होता होगा, बट नॉट डिस्करेजिंग दैट ऑल्सो। इफ पीपल हैज ड्रीम्स टू बी समवेयर इन देयर, अपने किसी एक गवर्नमेंट पोजीशन पर जाकर वो कुछ करना चाहते हैं, तो दैट्स वेरी मच वेलकम। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये नोटिस किया है कि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब सीकिंग जो एटीट्यूड होता है वो होता है टू गेट कंफर्ट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, आई एम सॉरी, आई थिंक आपको ना तो प्राइवेट जॉब में मिलेगा, ना जो मैं कर रहा हूँ वहां मिलेगा। और अब तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट जॉब में भी वो मुश्किल ही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल या 15 साल के बाद में वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत ही हाई पेस्ड एफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग वुड बी रिक्वायर्ड। सो हैविंग सेड दैट, अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पहुंचा। तो गवर्नमेंट, आई वुड से नाउ, एक आर्ग्यूमेंट है हमेशा प्राइवेटाइजेशन को लेकर, फॉर एंड अगेंस्ट। आई वोंट गेट इनटू दैट, आई सी बोथ द मेरिट्स, थोड़ा मैं वो दोनों देख। बट एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन है जिसमें जो गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन है, रिजिडिटी है, उसको मूव करने के लिए मेरे ख्याल से, दिस इज माई हंच, मूव करने के लिए लेटरल्स, द प्राइवेट पीपल कमिंग इन, इसको लेटरल एंट्री बोला जाता है, कि प्राइवेट पीपल को, प्राइवेट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एज ए कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट हायर किया जाता है, सिस्टम के अंदर लाया जाता है, और देन दे वर्क ऑन इट फॉर ए 2 or 3 or 4 year ऑफ पीरियड। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का वर्क है। मेरा हायरिंग प्रोसेस जस्ट लाइक एनी प्राइवेट प्लेस हायरिंग, आपको वहां पर अभी जैसा मैं बता रहा हूँ लेटरल, ये जो लेटरल एंट्री हायरिंग होती है, बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पर ये स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें इसका बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, एक और नाम इसका जाना जाता है कुछ लोगों के लिए एज ए यंग प्रोफेशनल, लेटरल हायरिंग, यंग प्रोफेशनल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, सो एज दैट देयर इज एन दिस एंट्री और इंटरव्यू, फर्स्ट देयर इज एन एप्लीकेशन प्रोसेस, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में यू गेट हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। It is, I mean, as per the job here, like how the job is, यहाँ पर कैसा महसूस होता है, I would say the salaries are almost competitive, almost, not, wouldn't say like just as equal competitive as the private one, but the impact level satisfaction, the ability to see कि macro view कैसे चीजें drive हो रही है, nation कैसे run हो रहा है, वो वाली चीज मेरे को लगता है ज्यादा है, काफी हद तक, मतलब वो बहुत ज्यादा आपको मिल पाती है versus a private entry level. There are no perks at all, so don't expect that. No government level perks, and I to believe कि वो होने भी नहीं चाहिए। मतलब slowly will move, हमारी सोसाइटी इस तरीके से ट्रांजिशन होनी चाहिए कि ये जो पर्क्स वाला जो VIP जो एटीट्यूड है, that will go away, has to go away। ठीक है, so yeah। विनय, मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप नीति आयोग में बैठे हुए हैं एंड यू आर वर्किंग इन अटल इनोवेशन मिशन,
आपके अकॉर्डिंग अभी जो जॉब मार्केट है, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? और बच्चों को अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं, what kind of careers they can choose, okay, to be sure कि next 10 to 20 years 25 years तक they will have a job, because you know कि automation हो गया, AI हो गया, ये काफी jobs replace करने वाले हैं and बहुत recent future में करने वाले हैं, which we can see. तो आपका क्या एडवाइस रहेगा ऐसे बच्चों को, वट एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर दीज स्टूडेंट्स, कि एम्प्लॉयमेंट डायरेक्शन के लिए उन्हें किस तरह की जॉब्स में या किस तरह के स्किल सेट में जाना चाहिए? क्योंकि स्किल इंडिया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसपे दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, कुछ तो कारण होगा उस पर करने का, राइट? एंड क्या डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए बच्चों के लिए जो उन्हें एक ऑप्टिमम डायरेक्शन में लेके जा सके? राइट, तो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसे स्टूडेंट्स अचीव कर पाए, राइट? एम्प्लॉयबिलिटी, आई एम नॉट आस्किंग एम्प्लॉयबिलिटी कैसे अचीव कर पाए, आई एम आस्किंग कि उनको किस तरह की चीजें करना चाहिए कि उनके लिए इनफ जॉब्स अवेलेबल हो। मतलब इस वन थिंग इज फॉर श्योर कि उन्हें ऐसी ही डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे जॉब्स अवेलेबल है। जहां जॉब्स अवेलेबल नहीं है, देन देयर इज डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग प्लीज गाइज, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर कुछ पूछना है, आप चैट पर लिखकर पूछ सकते हैं, एंड विल आस्क द क्वेश्चन टू विनय या विनय ऑन आवर कॉन्वर्सेशन। तो आपको क्या लगता है? यस प्लीज। गॉट इट। तो आप बोल रहे हो कि आई मीन एक पार्ट तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेडी कैसे रहे स्टूडेंट्स, है ना? तो और या फिर कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जाए, राइट? तो अगर एज एन इंडिविजुअल इफ यू लुक एट इट, अगर आप आपको अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि आपको एक जॉब की तरफ जाना है, तो बहुत सारे इमर्जिंग एरियाज हैं। मतलब जैसा जैसा आपने बताया कि भाई कुछ एरियाज हैं जिन पर ऑटोमेशन हो जाएगा, राइट? कस्टमर सर्विस वाला जो एरिया है उस पर ऑटोमेशन हो जाएगा, वो जॉब्स अवेलेबल नहीं रहेगी। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम एरियाज व्हिच आर इमर्जिंग नाउ, राइट? देयर आर सम एरियाज लाइक डिजाइनिंग, राइट? क्योंकि कंप्यूटर्स आर स्टिल नॉट दैट मैच्योर कि वो डिजाइन कर पाए हर तरीके का डिजाइन, राइट? डिजाइनिंग ऑफ अ क्रिएटिव, ऑफ अ वीडियो, और ऑफ बीइंग एबल टू राइट डिजाइन क्रिएटिवली, राइट? वो होगा इवेंचुअली एट सम पॉइंट, बट वो अभी नहीं है, और उस चीज का पार्ट बन सकते हैं अभी एटलीस्ट 20, 30, 40 years। डिजिटल मार्केटिंग द सेकेंड एरिया, डेटा एनालिटिक्स द थर्ड एरिया, राइट? देन देयर आर सम एनिमेशन, रोबोटिक्स एंड ऑल दीज इमर्जिंग। तो ये सारे एरियाज है जिन पर काम किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए इफ यू आर लुकिंग एट इट, आई वुड से कि डेफिनेटली स्किल्स इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको स्किल्स पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से आप अपने आप को रेडी रख पाए कि आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, ठीक है? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक दैट यू ऑल्सो नो वेरी वेल, एंड एज आई हैव कम्युनिकेटेड ऑल्सो कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेल इमर्जिंग एरिया। तो उन चीजों की स्किल्स, एक बेस लेवल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। बेस लेवल स्किल इटसेल्फ इज नॉट इनफ, एक्सपीरियंशियल नॉलेज विल कम, it has to come in. So I think doing projects, doing internship, working with people, अभी तो इकोसिस्टम काफी ओपन हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ओपन हो रहा है, राइट? तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले पाना while you are studying is essential, okay? With the whole YouTube, internet, virtual learning and all those things, these things are very much possible. I see a lot of people doing, a lot of kids, students, getting into the projects just when they are studying also. So that's one part. Second is also an important part is, I mean, not really seeking any employment, right? To be able to create employment, to like not create, but at least to be able to self-sufficient yourself. ठीक है? तो that approach, for that approach, you have to have a approach कि भाई you see the gaps, you see the opportunity in the current system that exists. And I think I have a mindset, I don't see opportunities, I see problems. Like you have to see problems in the society. You have to see, एंड वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ टीयर 3 और टाउन लेवल जो प्लेसेस हैं, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट सेग्रीगेशन का कोई अच्छा मैकेनिज्म, ठीक है? एंड नथिंग इज वर्किंग आउट देयर, ठीक है? वहां पर जो गवर्नेंस है उसकी बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है? वहां पर डिलीवरी पहुंच चुकी है आपकी, फ्लिपकार्ट और इवन फूड डिलीवरीज आर हैपनिंग internally, right?
तो जहाँ मेरा होम टाउन है दूदू, वहां पर इट्स 10,000 12,000 का प्लेस, जहां पर यू कैन प्लेस पेस्ट्री ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर अ पेस्ट्री, 1 किलोमीटर की रेडियस का भी टाउन नहीं होगा, पेस्ट्री ऑर्डर कर सकते हो कहीं और से, वहीं टाउन के बाहर वो पेस्ट्री पहुंच रही है। बट एट द सेम टाइम वो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट का कोई अभी तक नो वन इज एबल टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, या गवर्नेंस जो है उस पर कोई काम नहीं कर पा। तो आप किस तरीके से स्मार्टली उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन बना पाए, तो देन यू विल मूव बियॉन्ड एम्प्लॉयबिलिटी, यू विल मूव towards solving problems, working for something that inspires you, and like, and in this whole process you'll acquire skills and you will acquire contacts and connects, है ना। तो उसके that will help you, मतलब eventually अगर if you are not able to succeed, or like there is no success as such, I mean it's a long journey, ठीक है, बट उस स्टार्टअप में अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो देन आपके पास में ये स्किल्स होंगे जिनके बुनियाद पर आप यू कैन गेट अदर जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। सो या विनय, एक्चुअली मतलब अगर हम एक दूसरे का लाइफ जर्नी ही अगर देखें, जैसे आप काम कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन में, जहां आप कोशिश कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ताकि जो एक बहुत मेजर इशू है इंडिया का, अनएम्प्लॉयमेंट, वो रिजॉल्व हो सके। एट द सेम टाइम वी गाइज आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। एल्फोरो के अंदर हम लोग भी बच्चों को, वी आर ट्राइंग कि बच्चे प्रैक्टिकल वे में स्किल सेट सीख के कुछ कर सके लाइफ में, राइट। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू आई वुड से, कि कॉलेज एजुकेशन उस चीज को इंश्योर नहीं कर पा रहा है। आई विश कि वो चीज हो सके, एंड मे बी यू गाइज आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, कि कॉलेज लेवल पे भी आप कुछ कर रहे हैं इसको लेकर। Are you guys doing something about it at college level? We are. So that's what I said. Now, the Atal Incubation Center that are established, almost out of 68, 45 incubation centers are there in universities and colleges, right? So, as I said, right, as you also mentioned, the colleges have turned into a place जहाँ पर आप degree ले रहे हैं. Learning is missing. और लर्निंग है तो केवल रोट लर्निंग, यू नॉट अंडरस्टूड, राइट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही, और वो था दैट प्रॉब्लम एग्जिस्टेड टिल आवर टाइम, राइट, जब तक हम कॉलेज में थे। नाउ इट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का समय आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और कॉलेजेस भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उन्हें करना ही होगा, ठीक है। तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस में ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनको एस्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उन्हीं के साथ में यूजिंग दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स एज अ की फीचर, हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म द होल लर्निंग एक्सपीरियंस इन द कॉलेज इज समथिंग दैट नीड्स टू बी experienced and overall that we are also. Okay. Yeah, so basically you're trying to solve this problem again through entrepreneurial mindset, rather than focusing on practical skill sets, कि बच्चे वो उस तरह की चीजें सीखें जो अभी मार्केट रिक्वायर्ड है। द अदर डे मैं किसी का तो कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर। वो पर्सन ये कह रहा था कि बच्चे जो है वो 2 लाख लाइक 25 लाख रुपीज अपनी कॉलेज फी में लगा देते हैं just to get a piece of paper like degree, and वहीं पर ही अगर उन्हें 2500 या 250 rupees, there are like very cheap courses nowadays as well, उस पे खर्च करने के लिए वो 10 बार सोचते हैं if it is not free why to do it। तो ये जो माइंडसेट है, इसको ये जब तक चेंज नहीं होगा ना बच्चों का, कि हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कहीं ना कहीं, वो माइंडसेट अभी बहुत रिजिड दिखता है बच्चों के अंदर, कि वो डिग्री के लिए तो दे विल स्पेंड एनी काइंड ऑफ मनी, बट फॉर गेटिंग सम एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, या फिर गेटिंग सम प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, अभी वो काफी चैलेंजिंग दिखता है। तो आपको क्या टाइम फ्रेम लगता है इन चीजों को चेंज होने में, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, क्योंकि आप काफी हद तक इन चीजों से जुड़े हुए हैं, कॉलेज लेवल पे काम भी कर रहे हैं, कोई आइडिया? या आई डोंट नो, बट पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट स्पीड। अ प्लेस इन बैंगलोर, अ कॉलेज इन बैंगलोर, जहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, हमारा फोकस लर्निंग में होना चाहिए। लॉट ऑफ आईआईटीज के स्टूडेंट्स में ये आ चुकी है, ये थी आई थिंक उनके अंदर हमेशा से थी। कुछ जगहों पर जहाँ पर अभी ये इवोल्यूशन चल रहा है, वहां पर ये लर्निंग चल रही है, जयपुर जैसे जगहों पर या फिर के आसपास। तो वो है, इट विल बी अ स्लो प्रोसेस मेरे ख्याल से, बट ओवर द कोर्स ऑफ
next 10 years I believe मतलब we will be able to see कि ये जो focus है वो learning की तरफ अच्छा हो जाएगा. But at the same time I'll also like to iterate कि I mean degree, like there's nothing against the degree. Like, degree also gives you some platform to stand upon. So मतलब nothing against that. I am personally against very high paid education, but I understand the people, the kids who are able to afford it, और जो उस लेवल पर जाकर ये अगर ले पा रहे हैं और कर रहे हैं, तो that is also very good. ठीक है, but that should only the degree itself should not stop you from learning the real learning that has to happen. और वो eventually it will happen. If you are not able to do it, then किसी भी तरीके की आपकी डिग्री हो, चाहे IIT की भी डिग्री हो, it will not. मतलब क्योंकि IIT में भी to a great extent you and me also don't know, right? At least till that time we also had only more focused on only the base, the theory of things, right? Implementation execution था, but not as much as it is right now in the world. यस यस यस, पर कहीं ना कहीं हम लोग काफी इन्वॉल्व रहते थे उन चीजों में, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर लर्निंग, राइट. एक ये छोटा सा डिफरेंस आई हैव सीन इन पीपल कि लोग कोशिश नहीं करते हैं टू एक्चुअली. मेरे ख्याल से ना, it is about ecosystem, right? The ecosystem that needs to be created, and that is what the focus is. Policy level पे और गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर वही हो रहा है कि एक इकोसिस्टम किस तरीके से क्रिएट किया जाए. अब इकोसिस्टम क्या है, राइट? इकोसिस्टम एक ऐसा इंटरकनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनके बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंसीज स्मूथली वर्कआउट कर पाए. जो इंटरडिपेंडेंसी है वहां पर किसी तरीके का फ्रिक्शन ना हो. अगर कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, स्टूडेंट उनको फीस देता है, कॉलेज सपोज टू गिव देम एजुकेशन, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो वो वाली चीज हम एकदम स्मूथली क्रिएट कर पाए. स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो बी एबल टू लर्न फ्रॉम अनदर स्टूडेंट. स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी एबल टू लर्न फ्रॉम अदर स्टार्टअप्स, मेंटर्स, अदर इंडस्ट्री लीडर्स. ठीक है, तो किस तरीके से ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको कैसे क्रिएट किया जाए. फॉर्चुनेटली IITs have that. Lot of colleges are moving in that direction, and they will eventually we will be there. So that's what it is. Yes. So basically, right ecosystem build करना जरूरी है बच्चों के लिए. I think if anybody wants to ask any questions, please go ahead. विनय, अगर आपको कुछ एक एडवाइस देना हो बच्चों को कि वो ऐसा तो करे ही करे अपनी लाइफ में, जो यंग लोग अभी सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे इस वीडियो को, इट विल बी ऑन YouTube, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और आई वुड से कि अगर आप 10 साल पीछे चले गए एंड यू वांट टू गिव एडवाइस टू योरसेल्फ, then what you'll be doing different? I don't know. I like now I am also in a stage of life जहाँ पर advice is something which I am re-looking at, right? Advice बहुत ही contextual होती है, and advice itself is not enough, I feel. मतलब the ability is कि भाई कैसे hand on hand आप मिलके किसी के साथ चल पाए. If you're able to walk with someone, then it's much better than advice. Advice will not suffice. But few of the things जो मैं खुद को remind करके रखता हूँ is, you know about this book very well. They stay hungry, stay foolish. So that's one thing. To be able to be curious, be hopeful. है ना? अगर if there is no hope, then what's the point? मतलब आप हमारे सामने बहुत सारे problems हैं, हमारे personal level पर भी, society के level पर. But अगर हम hopeful नहीं हैं, तो then it might as well that we are just dead. तो वो क्यूरियोसिटी, होप वाला एक एस्पेक्ट रहना चाहिए, और दूसरा जो क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके से आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट समथिंग, टू लर्न, टू सॉल्व, एंड ऑल दोस. तो as long as these things exist, like I think we are good to. Okay, so और खुद को एडवाइस क्या रहेगी आपके यंगर सेल्फ को? आपने कहा स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, लाइक क्यूरियस रहें लोग, बट व्हाट अबाउट यू कैन गो बैक इन पास्ट 10 years back? Is there anything, or it will be the same? I mean, it will be the same for sure. वो तो है ही, but I think वो मैंने follow किया था. I was fortunate कि I had people around me who didn't tell me this. See, the best advice is that people don't tell you that, but they just show you that. If that is something that you're able to get around you, देखो मैं यहाँ पे YouTube पे बैठ के दूर से किसी को कुछ भी advice दूंगा, it will not be enough. ठीक है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, कमल को देख पा रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ में कैसे किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से हासिल करते हैं, तो अगर वो चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट.
तो मेरे लिए वो था कि आई हैड दोज पीपल अराउंड मी एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि वैसे लोग रहे हैं मेरे आस। बट ऑनेस्टली लाइक अ सिंगल पीस ऑफ वर्ड एडवाइस आई डोंट नो। Okay, I can understand that. So maybe you'll directly be helping some people, I guess. So basically अगर किसी person को अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट बनना हो, anybody who wants to be a part of अटल इनोवेशन मिशन, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मे बी वो इंक्यूबेट करना चाहते हो या फिर मे बी वो ज्वाइन करना चाहते हो डायरेक्टली, सो हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ इट? या वेरी मच गुड क्वेश्चन। तो हमारी वेबसाइट है aim.gov.in, वहाँ पर एक कैरियर्स वाला टैब है जहाँ पर जब भी गवर्नमेंट की कंसल्टेंट पोजीशन ओपन होती है तो उससे रिलेटेड टेंडर आते हैं। नीति आयोग की वेबसाइट पर भी आपको ढूंढ सकते हैं नीति.gov.in। तो नीति आयोग रिलेटेड जितने भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कंसल्टेंट डायरेक्ट लेटरल एंट्री हायरिंग है, वो वहाँ पर अवेलेबल रहती है। आपको वहाँ अप्लाई करना होता है। इट्स अ लिटिल टीडियस प्रोसेस, आई मीन दे आस्क फॉर अ लॉट ऑफ डिटेल, बट मेरे को लगता है वो एसेंशियल भी है, अच्छी बात है। दे आर आस्किंग यू, मेकिंग यू थिंक दैट लेवल। और उसके बाद में देन इंटरव्यू प्रोसेस होता है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होता है, और उसके बाद में जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए इंटरव्यू प्रोसेस होता है, देन दे हायर। सिमिलरली बहुत सारे अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं हमारे आसपास। दिल्ली गवर्नमेंट इज हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल एट अ वेरी गुड सैलरीज, राइट, यंग प्रोफेशनल एंड ऑल। स्टेट ऑफ हरियाणा government hiring a lot of young professionals. Karnataka government is hiring a lot of young professionals. मतलब डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पर ही हायरिंग का प्रोसेस इजीली चलता है इसके लिए। बट द ओनली थिंग इज आई थिंक ये वैकेंसीज इतनी ज्यादा अखबार वाला जो रिक्रूटमेंट पेज है उस पर नहीं आती है जितना मुझे पता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कनेक्टेड रहना होगा, वेबसाइट्स को चेक करते रहना होगा गवर्नमेंट की। I wish there was a solution which could consolidate all the government opportunities at one place. I don't know if it exists. If it exists, then that will be the great place to look at. Okay, maybe you can take that initiative there. So अभी के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, आपको कौन सी ऐसा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगता है जो आपको लगता है नियर फ्यूचर में सॉल्व होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वर्ल्ड वुडंट बी ए गुड प्लेस टू लिव, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको लगता है? बिल्कुल, disintegration of innovation slash entrepreneurship with any kind of boundary, that is any kind of language boundary, gender boundary or geographical boundaries, right? तो वो disintegration होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है तभी इनोवेशन थॉट प्रोसेस हो सकती है, या फिर मेल है तभी इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। वो बाउंड्रीज को ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से हैं, आप अर्बन एरिया से हैं, तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ दिस थॉट प्रोसेस है ना, दैट हैज टू हैपन एंड इट विल हैपन डेफिनेटली। So it seems like आपका विजन और हम लोगों की कंपनी का विजन इज क्वाइट द सेम। हम लोगों का विजन भी सेम है कि ये जेंडर बाउंड्रीज और ये सब चीजें, जेंडर बाउंड्रीज हो गई, कास्ट के बेसिस पे हायरिंग जो होती है, इसके अलावा कास्ट ही नहीं रिलीजन के बेसिस पे लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज के बेसिस पे तो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको तो काम करना ही नहीं आता। तो काफी लोगों का तो ऐसा सोचना है, और सच इससे बहुत दूर है। आपको बेचना आना चाहिए, सेल्स पर्सन हो तो लैंग्वेज का तो क्या मतलब है। सो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड थिंग, हम लोग सेम विजन पर ही काम कर रहे हैं। एंड मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा, हम भी सेम काम कर रहे हैं यार, हेल्प करो हमारी। तो इट्स अ गुड थिंग एंड आई डोंट नो इफ आई एम श्योर और नॉट, और मुझे लगता है कि शायद जल्दी ऐसा इंडिया देखने को मिले कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर हम लोग और कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें बेसिकली इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी के किस पार्ट से आ रहे हैं, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या हम लैंग्वेज बोलते हैं। आई थिंक पीपल विल मोर केयर अबाउट व्हाट यू कैन डू, या किस तरह का इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई एम रियली होपफुल टू दैट। I mean, I'm not saying that वो जो आइडेंटिटी है उसको लूज करना है, like whatever is your geographical identity, your gender identity, or your caste identity, जो भी है, that is a part of you. You're very, मतलब you're very much, you can own that part also. But that should not only, you know, like be a restriction कि भाई किसी के थ्रू, मतलब गुजराती है तो ये बिजनेस करेंगे या मारवाड़ी है तो ये बिजनेस करेंगे। तो वो चीज तो अब ब्रेक अप
और शायद हो भी रही है यार, काफी अच्छे से हो भी रही है। आई थिंक किसी भी चीज को स्टार्ट करने में गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड शायद वो अटल इनोवेशन मिशन हो गया, नीति आयोग के थ्रू, डीएसटी के थ्रू काफी कोशिश ऐसी कर रही है गवर्नमेंट की उस डायरेक्शन में शायद पुश हो सके चीजें कि इस तरह की बाउंड्रीज ना रहे। राहिल हो गया, मैं हो गए, देवव्रत हो गए, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि या नेक्स्ट 5 ईयर्स में एटलीस्ट कुछ तो चेंज है, एंड आई थिंक आप लोग भी यही कोशिश कर रहे हो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में और अच्छा पॉजिटिव चेंज है। सो विनय, आई थिंक वी हैड ए रियली गुड डिस्कशन, आई थिंक सो, आई डोंट नो अबाउट यू, एंड आई लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं बट दे आर एक्चुअली डूइंग ए गुड जॉब। वो कोशिश काफी अच्छा कर रहे हैं, चीजें इंप्रूव हो वर्ल्ड के अंदर, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। एक ऐसा होता है ना कि वो, मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ डालने के बाद ही पानी में रिपल्स क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट वो कंकड़ डालना होता है। तो शायद वो नीति आयोग के थ्रू, अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू वो कंकड़ डालने की कोशिश कर रही है ताकि वो रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हो और वर्ल्ड एक सही डायरेक्शन में मूव भी कर पाए, राइट? So anything, there's one question by Mahima. I think we should take that. Mahima ने पूछा है, still in many rural areas where technology and innovation are not reaching out. So how नीति आयोग is solving that? बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है जहां पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नहीं पहुंच रहे हैं, तो नीति आयोग वहां पे कैसे हेल्प कर रहा है? या आपको अगर आइडिया हो, आई नो यू आर ए पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। नहीं, वेरी मच रिलेवेंट क्वेश्चन। एज एम, जैसा मैंने बताया था, हमारा एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया था, बट आई थिंक आई शुड टेल अबाउट दैट, व्हिच इज ACIC, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो AIC है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो ACIC है वो ज्यादातर Tier 3 या फिर रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर सेटअप किया जाता है। उनको भी हमारी तरफ से ग्रांट दी जाती है और वहां पर एक तरीके से एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट रन किया जा रहा है, जिसके थ्रू उस कम्युनिटी के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कैसे उससे हेल्प की जाए। टू एक्सप्लेन फर्दर, ACIC के द्वारा एक ACIC फेलोशिप है। उस फेलोशिप में हर एक इंक्यूबेशन सेंटर, हर एक इनोवेशन सेंटर जो है, इनोवेशन सेंटर के अंदर फेलोज लगभग 20 के आसपास लोकल कम्युनिटी से फेलोज को सिलेक्ट किया जाएगा, लोकल ओनली। वो लोकल फेलोज को पहले लर्निंग दी जाएगी इनिशियल 3-4 महीने। इट्स अ पेड फेलोशिप व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड एंड इट विल गेट इनिशिएटेड स्टार्टेड नाउ। आई विल जस्ट पोस्ट द लिंक आल्सो हियर, people can explore that also. So that fellowship will be there for a period, for a 1 year of period, and in that fellowship each month the students or the entrepreneur will get their remuneration, and also they will work on, they'll identify अपने community की एक problem, they will work on that problem, create solution for that problem, और उन problems का prototyping, execution, इन सब में support किया जाएगा ACIC के। तो टोटल अभी 19 ऐसे ACIC एस्टैब्लिश हो चुके हैं, 50 का मैंडेट है हमारे लिए, तो उसकी तरफ थोड़ा सा अभी हमारा पुश है। आई थिंक महिमा, आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। एंड गाइज, अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। 4 बजे से पहले आप प्लीज उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द सर्टिफिकेट। अदर देन दैट, आई थिंक विनय, आज आई लर्न ए लॉट फ्रॉम यू, एंड आई थिंक लोगों ने भी सीखा होगा। Thank you so much, guys, for joining us and being here. Thank you, Kamal, for having. Thank you, everyone. Have a great Thanks a lot, guys. Bye.